हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन एयरफोर्स की मदद गांव की कुछ औरतों ने की थी और उसी वजह से हम एक इतना ज़रूरी युद्ध भी जीते थे जिसकी वजह से भारत और इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। और साथ ही साथ आपको ये बात सुनने में भले जितनी भी अजीब लगे, मैं यहाँ किसी मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट है। और दोस्तों, मैं हूँ सागर, आपका स्वागत है जनरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं भुज एयरबेस रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 26 मार्च 1971 से, जब बांग्लादेश, जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन यानी कि एक रिवोल्ट और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। क्योंकि वो लोग डर डर के रहकर थक चुके थे। क्योंकि भले ही ईस्ट पाकिस्तान को भी 14 अगस्त 1947 को ही आज़ादी मिली हो, पर ईस्ट पाकिस्तान के आज़ादी मिलने के 24 साल बाद भी वह अभी तक वेस्ट पाकिस्तान की एक तरह से गुलामी ही कर रहे थे। और वेस्ट पाकिस्तान के लोग और वहां की सरकार उनके साथ इस तरह का सलूक करती थी जैसे कि वो कोई इंसान हो ही ना, और उनके साथ एकदम जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। उनसे उनकी नेशनल लैंग्वेज बंगाली तक छीन ली गई और उनके ऊपर जबरदस्ती उर्दू थोप दी गई थी कि आप बंगाली नहीं बोल सकते, आपको उर्दू ही बोलनी पड़ेगी अगर आपको पाकिस्तान में रहना है। और ना ही उन लोगों के पास कोई फंडामेंटल राइट्स थे, कोई मौलिक अधिकार भी नहीं थे दोस्तों उनके पास। वो अच्छे से ना बोल सकते थे, ना कोई जमीन खरीद सकते थे। एक तरह से वो बस उनकी गुलामी कर रहे थे। तो इंडिया और पाकिस्तान आजाद तो भले हुए थे, पर ईस्ट पाकिस्तान अभी भी वेस्ट पाकिस्तान की गुलामी ही कर रहा था। तो इन्हीं सबसे परेशान होकर बांग्लादेश के एक बहुत ही बड़े लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट शुरू की। और ये मूवमेंट पूरे बांग्लादेश में बहुत ही पॉपुलर हुई और हर एक बांग्लादेशी इसमें बढ़े चढ़े नंबरों में पार्टिसिपेट कर रहा था। पर दोस्तों, इसी बात से नाखुश होकर पाकिस्तान की सरकार ने आने वाले 6 से 7 महीनों में 2 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स को मार डाला। और उनकी मौत किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थी, यानी कि वो कोई वायलेंस फैला रहे हो, वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चला रहे थे। पर पाकिस्तान की सरकार को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई मूवमेंट चला रहा है। तो इसीलिए 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और इसी के बाद जब इंडिया को यह बात पता चली तो इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के लोगों और उस समय ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने भाई बंधुओं जैसा समझता था। और उस समय की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यह बात साफ साफ कही थी कि हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाकर रहेंगे और एक अलग देश बनाएंगे। पर दोस्तों, इंडिया के वॉर ज्वाइन करने की वजह से पाकिस्तान इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ कि जो चीज अभी तक एक सिविल वॉर की तरह चल रही थी अब वो असलियत की एक जंग बन चुकी है। यानी कि जो चीज अभी तक एक गृह युद्ध था अब वो आर्मियों की जंग बन चुकी है। तो इसी बात से नाखुश होकर 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के चलते पाकिस्तान ने पश्चिम भारत यानी कि वेस्ट इंडिया के 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेसेस पर बमबारी की और सबके रनवे तबाह कर दिए, जिससे कि कोई भी जेट उन रनवेज से टेक ऑफ ना कर सके और ना ही वो पाकिस्तान के ऊपर कोई बमबारी कर पाए, ना ही वो बांग्लादेश में इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशन जो कर रही थी उनमें उनकी मदद कर पाए। तो ये पाकिस्तान का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक माना गया था, क्योंकि इंडिया के उस समय ज्यादा बड़े बड़े एयरबेस इसी वेस्ट पाकिस्तान यानी कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे इलाकों में थे और उन्होंने उसी जगह पर जाकर बमबारी की थी। और उन्हीं 11 एयरबेसेस में से एक था भुज एयरबेस, जो कि गुजरात में पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 197 किलोमीटर दूर था और साथ ही साथ गुजरात में स्थित भारत का सबसे जरूरी एयरबेस भी था। क्योंकि उस एयरबेस से जो भी एरोप्लेन टेक ऑफ करता था वह सिर्फ 5 से 6 मिनट में पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसकर वहां पर हमला करके 5 से 6 मिनट में ही वापस भी आ सकता है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा था। इसीलिए पाकिस्तान ने भुज एयरबेस के एयर स्ट्रिप पर 9 से 10 बॉम्ब गिराए और पूरा का पूरा एयरबेस तबाह हो गया। और दोस्तों, क्योंकि अब भुज एयरबेस तबाह हो गया था तो ना ही इंडिया अब वहां से अपने जेट फाइटर्स उड़ा सकता था और ना ही वहां पर इंडियन ट्रूप्स को ला सकता था, क्योंकि भुज के इलाके के आसपास आने के लिए सिर्फ 2 ही ब्रिजेस थे
और उन दोनों ब्रिजेस को भी पाकिस्तान आर्मी ने तबाह कर दिया था। इसीलिए जो एक इकलौता रास्ता वहां पे ट्रूप्स लाने का था, यानी कि भुज एयरबेस, उसकी एयर स्ट्रिप भी तोड़ दी गई थी और अब वहां पर कोई भी ट्रूप नहीं आ सकता था। और इसी के साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी ने भी भुज की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और अब इंडिया के पास सिर्फ 72 घंटे का समय था। अगर वो उस एयर स्ट्रिप को नहीं बनाते तो पाकिस्तान आर्मी आकर भुज एयरबेस पर कब्जा कर लेती और भुज एयरबेस पर कब्जा तो सिर्फ छोटी बात होती। अगर भुज एयरबेस पर कब्जा हो जाता तो हो सकता है कि आज हम देखते कि पूरा गुजरात ही उनके कब्जे में रहता और हो सकता है कि इस पूरी की पूरी जंग का पूरा रुख ही बदल चुका होता। और दोस्तों, भुज एयरबेस तबाह होने की वजह से अब पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ इंडियन ट्रूप्स भी नहीं भेजे जा सकते थे। तो इसीलिए जो उस समय पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगा हुआ लोंगेवाला का पोस्ट था, वो भी वहां पर सिर्फ 92 इंडियन सोल्जर्स थे और उन 92 इंडियन सोल्जर्स को अपनी जी जान लगाकर पाकिस्तानी सोल्जर्स को पीछे रोकने की कोशिश करनी थी। पर यही उम्मीद थी कि कुछ टाइम में उनके पास रीइंफोर्समेंट्स और सैनिक आ जाएंगे जिससे कि वो उनका सामना कर सकें। पर दोस्तों, उन लोगों के पास सिर्फ 72 घंटों का समय था और उन्हें पूरे टाइम तक 100 से ज्यादा टैंक्स और 2000 से ज्यादा लोगों को वहां पर रोक के रखना था। और आपने इस बारे में एक मूवी भी देखी होगी, बॉर्डर मूवी, जो कि 1997 में आई थी। वो इसी चीज पर बेस्ड है, जो लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी। और दोस्तों, जब ये बात बिल्कुल मान ही ली गई थी कि अब तो इंडिया के हाथों से गुजरात चला ही जाएगा और साथ ही साथ भुज एयरबेस भी इंडिया खो देगा, तभी भुज एयरबेस के हेड और स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये बात उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उनके कमांड में रहते हुए ये एयरबेस किसी पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में चला जाए। तो इसीलिए स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने वो एयरबेस बनाने के लिए और उसे ठीक करने के लिए अपनी जी जान लगा दी और साथ ही वो भुज एयरबेस के पास एक गांव माधोपुर में सिविलियंस की मदद मांगने गए, जहां पर सिर्फ ज्यादातर औरतें और बुजुर्ग ही रहते थे। पर वो औरतें पीछे नहीं हटी। दोस्तों, आप देखिए, नॉर्मली आप कहीं गांव में जाएंगे जहां पे आर्मी की तरफ से बोला जाए कि यार वहां पे बमबारी हो रही है पर आपको आगे हमारी मदद करनी होगी, तो एक बारी के लिए आप पीछे भी हट जाएंगे। पर उन सब औरतें और वो सारे बुजुर्ग पीछे नहीं हटे और उन लोगों ने बोला कि हम अपनी जान भी दे देंगे पर आपका काम हम करके रहेंगे, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये हम देख के बिल्कुल भी राजी नहीं है कि हमारा देश किसी और के कब्जे में हो और हमारी जमीन पर पाकिस्तानी आर्मी घूमे। तो इसी वजह से माधोपुर गांव की 300 औरतों ने यह फैसला किया कि हम उनकी मदद करेंगे। और दोस्तों, उन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए विजय कार्निक की मदद करने का फैसला किया और उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ दिया, जिससे कि जो ईंटें निकले उस ईंटों से वो उस एयर स्ट्रिप को बनाने में मदद कर सके। दोस्तों, यहाँ पे आप एक और बात सोच रहे हो कि आखिरकार विजय कार्निक को उन लोगों से मदद क्यों मांगनी पड़ी, क्योंकि दोस्तों वहां पर फिलहाल कोई भी इंजीनियर्स नहीं थे उस एयरबेस पे जो उसे दोबारा से बना पाए और इंजीनियर्स वहां से आने में कम से कम 2 से 3-4 दिन का समय लगता और उतनी दिन में तो पाकिस्तान यहाँ पे आके कब्जा कर लेता। इसीलिए मजबूरन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक को उन लोगों से मदद मांगनी पड़ी, पर वो पीछे नहीं हटे और उन लोगों ने बढ़ चढ़ के मदद की। और दोस्तों, ये चीज कितनी खतरनाक थी ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी रात पाकिस्तानी जेट्स थोड़े थोड़े टाइम में आकर वहां पर बॉम्बिंग कर रहे थे और एक बार जब पूरा रनवे पूरा बन के तैयार हो गया था तो एक पाकिस्तानी जेट का बॉम्ब सीधा आकर रनवे पर दोबारा गिरा और एक 15 फीट का गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से उन सभी औरतों और सभी लोगों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। पर उन लोगों ने वहां पर हार नहीं मानी कि यार अब तो काम खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने हार नहीं मानी और वो गड्ढा दोबारा भरा और रनवे को फिर से दोबारा सपाट करके अच्छे से बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं उन लोगों को रनवे बनाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहां पर ऊपर से बम गिर रहे थे और साथ ही साथ बना हुआ रनवे तोड़ दिया जाता था, पर फिर भी उन लोगों ने वो रनवे बनाकर पूरा किया था। और यहां तक तो लोग ये भी बताते हैं, जो उस समय के आई विटनेस थे वो बताते थे कि जब टाइम आता था जब बॉम्ब्स गिरने वाले होते तो सायरन बजता था और उन्हें जाकर पीछे झाड़ियों में छुपना पड़ता था, क्योंकि अगर पाकिस्तानी जेट्स देख लेते कि वहां पे वो लोग हैं तो वो जानबूझकर उनके ऊपर बॉम्बिंग करते। तो इसीलिए बचने के लिए उनको अपनी जान लगाकर जी जान के से भागना ही पड़ता था और साथ ही बॉम्बिंग होने के बाद फिर से हिम्मत जुटा के काम पर जुटना पड़ता था। दोस्तों, ये चीज कितनी खतरनाक है ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप बैठे बैठे कहीं काम कर रहे हैं और एकदम से आपके ऊपर बॉम्बिंग होने लगे और बॉम्बिंग हो जाए तो उसके बाद आपको दोबारा उठकर आके वहां पे काम करना पड़े। और दोस्तों, कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन लोगों ने 72 घंटों में वह रनवे पूरा कर दिया और साथ ही उन्होंने ये काम करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था, क्योंकि विजय कार्निक के सीनियर्स ने उन्हें बोला था कि यह काम सिविलियंस के साथ तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पर स्क्वाड्रन लीडर कार्निक ने हार नहीं मानी और कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अगर आर्मी इंजीनियर से भी उस रनवे को बनवाया जाता तो वो कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता। पर स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने उन 300 सिविलियन औरतों के साथ मिलकर उस रनवे को 72 घंटों के
अंदर अंदर यानी कि 3 दिनों के अंदर अंदर ही बनाकर तैयार कर दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पूरा का पूरा रनवे लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा था और उस 4 से 5 किलोमीटर लंबाई को और इतने बड़े बड़े 15-15, 20-20 फीट के गड्ढों को दोबारा भर के उसे सपाट करके एकदम सुखाना अपने आप में 72 घंटों के अंदर एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे बड़े रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से और सबसे बड़े रिकंस्ट्रक्शन मिशंस में से एक माना जाता है दोस्तों, जहां पर बहुत ही कम एयरफोर्स पर्सनल या फिर आर्मी पर्सनल का यूज किया गया था। इसको बनाने में मेन काम सिविलियन औरतों की तरफ से किया गया था। और दोस्तों यह रनवे पूरा होने की वजह से ही इंडियन ट्रूप्स टाइम पर बॉर्डर पर पहुंच पाए, जहां पर तब लोंगेवाला की बैटल चल रही थी तभी इंडियन ट्रूप्स लोंगेवाला के पास पहुंच गए और उन ट्रूप्स ने मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को पीछे ढकेल दिया और पाकिस्तानी आर्मी का इंडिया में घुसने का सपना ही रह गया। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी अपने आप में ढीठ है। वो चाहे आप क्रिकेट में देख लीजिए चाहे वॉर में देख लीजिए, हारेगी हर बार पर हमेशा सामने आ जाती है दोबारा लड़ने को। तो ये अपनी अपनी बात है, पर पाकिस्तान को उस बार एक बहुत ही करारी हार मिली, क्योंकि जो जीत उनकी लगभग तय मानी जा रही थी कि अब आने वाले कुछ टाइम में पूरे गुजरात में राज करेंगे, वो उनको पीछे ढकेल दिया गया और उनको एक बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों ये सब कुछ सिर्फ भुज एयरबेस के दोबारा बनने की वजह से हो पाया था, क्योंकि अगर वो नहीं बना होता तो इंडियन ट्रूप्स टाइम पर लोंगेवाला पे नहीं पहुंच पाते और लोंगेवाला पर ट्रूप्स ना पहुंचने की वजह से पाकिस्तानी आर्मी लोंगेवाला पर कब्जा कर लेती और उसी के साथ वो पूरे गुजरात पर भी धीरे धीरे करके कब्जा कर ही लेती आखिरकार। और दोस्तों इस भुज के एयरबेस का कब्जा ना कर पाने की वजह से पाकिस्तान आर्मी को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा और वह आने वाले 13 दिनों के अंदर अंदर ही ये पूरा का पूरा युद्ध ही हार गए और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर किया और इंडिया की इस लिबरेशन वॉर में जीत हुई और इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करके बांग्लादेश की स्थापना की। और दोस्तों भुज ने इस पूरी की पूरी जंग में और इस पूरे के पूरे वॉर में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि पाकिस्तान में टाइम टाइम पर बॉम्बिंग करने के लिए उसी नई बनी हुई भुज की हवाई पट्टी से ही जेट्स उड़ा करते थे और पाकिस्तान पर बमबारी करते थे और इसी वजह से इंडिया ये वॉर जीती थी। और दोस्तों देश उन 300 औरतों की हिम्मत को कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि अगर आज वो औरतें और माधोपुर गांव के लोग अपनी जान खतरे में डालकर भुज एयरबेस को ठीक करने में मदद ना करते तो हो सकता है कि इंडिया 1971 की वॉर भी हारता और साथ ही साथ गुजरात से भी हमेशा के लिए हाथ धो बैठता। जैसे कि आज पाकिस्तान एक पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, हो सकता है हमें देखने को मिलता कि पाकिस्तान गुजरात पर भी कब्जा करके बैठा होता। तो दोस्तों इनका ये कंट्रीब्यूशन इंडिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर आप वॉर से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 और साथ ही साथ एक वीडियो में कारगिल वॉर के बारे में बात किया है, जिनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप चाहें कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन औरतों ने वहां पर कितनी हिम्मत दिखाई थी। और मुझे इस टॉपिक पर अपने व्यूज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट हमेशा रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।